नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा और मेरे साथ हैं उत्कर्ष मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि ईरान की नई लीडरशिप यानी कि आयतुल्ला मुज्तबा खामनेई जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं, उनके बनने के बाद ईरान अब आखिर करने क्या जा रहा है, क्योंकि रूस से एक बड़ी खबर आई है और पुतिन ने कहा है एक तरह से कि लब्बैक मुज्तबा खामनेई। अब ये इस तरह क्यों कहा जा रहा है, वो इसलिए कि पुतिन ने कह दिया है कि हम अब ईरान के साथ हैं और मुज्तबा खामनेई को उन्होंने मुबारकबाद दी है एक तरह से कि ईरान की नई जो क़यादत है, नई लीडरशिप है, वो उनके पास आई है। पुतिन का ये कहना एक बहुत बड़ा सिग्नल है। वो बताना चाहते हैं कि ईरान इस वक्त अकेला नहीं है, रूस उसके साथ है और ये सीधा सीधा मैसेज जो है वो अमेरिका और इजराइल को है। उत्कर्ष, पुतिन की तरफ से या रूस की तरफ से क्या बयान आया है वो बताइए। देखिए, मुज्तबा खामनेई के जो सुप्रीम लीडर वो बने हैं, उसके बाद सबसे बड़ी खबर ही यही है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का उन्हें बधाई देना, और ये पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर देने वाली खबर है। आप ये समझिए कि मैं ये खबर पढ़ रहा था कि क्रेमलिन की जो वेबसाइट है उस पर पुतिन ने साफ साफ कहा है कि हम आयतुल्ला खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को बधाई देते हैं, हम उनके प्रति पूरा समर्पित हैं, तेहरान के लोगों के प्रति पूरा समर्पित हैं, हम उनको हर तरह से जो भी सहायता की ज़रूरत होगी वो हम उनको वो सहायता देंगे। और मैं सबसे ज़्यादा मुज्तबा खामनेई को बधाई देता हूँ और उनकी दाद देता हूँ कि वो इस युद्ध के दौरान में तेहरान का, ईरान का जो गद्दी है, ईरान की गद्दी को उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मैं इसमें उनकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, एक बात यह है कि हमने देखा है कि पिछले कुछ घंटों से ईरान में लगातार जो है नई लीडरशिप के समर्थन में लोग उतरे हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, चाहे सुहान हो, तेहरान हो और बाकी शहर जो है मशहद हो और करज हो और ये शिराज हो, जितने भी बड़े शहर हैं ईरान के, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं उतर रहे हैं। और जिसे कहा जाता है कि इमाम के समर्थन में एक तरह से बैत करना वहाँ की पब्लिक जो है वो कर रही है। और ये एक बड़ा मैसेज ये है ईरान की तरफ से, जो रूस भी समझ गया है कि ईरान जो है इतने दिन की जंग के बाद भी कमज़ोर नहीं पड़ा है। और ईरान जो है 1000 से 1500 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं, रोज़ हमले हो रहे हैं और इनके बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं, बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं। उसके बावजूद ईरान की जो मिलिट्री है वो लगातार इजराइल पर, खाड़ी देशों पर, अमेरिका के अड्डों पर लगातार वार कर रही है। और उसका जो मिसाइल की जो एक तरह से कहा जाता है कि लहर जो है वो अब 30 से ऊपर मतलब लहर हो चुकी है। और देखा जाए तो रोज वो ईरान जो है एक दिन में 3 से 4 लहर, मतलब कि 3 से 4 बार वो मिसाइल लॉन्च करता है। और अब इजराइल में हालात ये हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो ये कि इजराइल में अब कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, पैट्रियट, एरो, और वहां पे सबसे खतरनाक सिस्टम जो कहा जाता है मिसाइल के लिए वो है थार्ड, उसने भी काम करना बंद कर दिया है। और अब ईरान की मिसाइल एक तरह से पूरी तरह इजराइल के ऊपर एयर सुप्रीमेसी हासिल कर चुकी हैं। उनकी मिसाइल जहां पे गिर रही हैं उनको रोकने के लिए अब कोई डिफेंस सिस्टम इस वक्त जमीन पर नहीं है। क्या लगता है, क्या वजह है कि इजराइल की तरफ से 10-11 दिन के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया है वहां पर? देखिए, जैसे आपने बताया ना कि 32वीं लहर चल रही है, आप समझिए कि ईरान इस लेवल पे अग्रसर हो गया है, इस लेवल पे एंग्री हो चुका है, और खासकर नई सत्ता संभाल चुके हैं मुज्तबा खामनेई। ईरान इस लेवल पर एग्रेसिव हो गया है कि ये तक खबर है कि जो कहा जा रहा था ना कि ईरान के सारे ठिकानों को, जितने भी मिसाइल सिस्टम है, ट्रंप जो कह रहे थे कि भाई हमने उनके 80% 90% जितने भी वो सुरक्षा चीज़ें हैं, मिसाइल से उनको तबाह कर दिया है। लेकिन अभी तक ये नहीं बता रहे हैं कि भाई इजराइल के भी 50% लगभग सारी चीज़ें तबाह हो गई हैं। जैसे आपने बताया कि जितने भी आयरन डोम सिस्टम है, सारी चीज़ें फेल होते जा रही हैं, 32वीं लहर चल रही है। आप ये समझिए कि कितने भयानक रूप में ईरान आ चुका है और कितनी तबाहियां करने लगा हुआ है। अच्छा, ये इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि 8-10 दिन तक बिना किसी लीडरशिप के रहा ईरान, और इस दौरान भी उसका जो कमांड स्ट्रक्चर जो है फौज का, वहाँ की गवर्नमेंट का, वो एकदम अपनी जगह पे रहा। वो वहाँ कोई फैसले रुके नहीं, वहाँ पर डिसीजन मेकर्स थे और वो इजराइल या फिर अमेरिका के खिलाफ जो फैसले ले रहे थे, यानी कि हमले के और सटीक हमले के, वो एकदम बहुत सही वक्त पे और बहुत ही जिसे कहेंगे कि बिना किसी
लीकेज के, मतलब कि इस तरह एकदम की सटीक जा रहा था। जितनी भी चीजें, जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, ईरान, सबसे बड़ी बात है ईरान डगमगाया नहीं। ईरान का जो सबसे बड़ी, जब ऐसे युद्ध होते हैं, कहा जाता है ना कि युद्ध में कभी भी जब भी युद्ध में उतरना आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना बहुत ज्यादा रणनीति के साथ करना पड़ता, नहीं तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो क्या कहें कि ट्रम्प यही चाहते क्या थे। करें कि कह सकते हैं कि ईरान इस वक्त युद्ध को कंट्रोल कर रहा है? पूरी तरीके से आप ये समझिए कि ट्रम्प यही ना चाहते थे कि भाई 4-5 दिन इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, ट्रम्प इसको मुट्ठी में कर लेंगे, ये युद्ध खत्म कर देंगे। लेकिन ईरान बिना, जैसे आप बोल रहे हैं, बिना सुप्रीम लीडर के, बिना लीडर के अभी इस लड़ाई को लड़ रहा था। लेकिन अब मुस्तफा खामनेई के आने के बाद आप सोचिए कि किस लेवल की प्लानिंग होगी। और सबसे बड़ी बात, ये मुस्तफा खामनेई आयतुल्लाह खामनेई के दूसरे बेटे हैं, दूसरे नंबर के। तो मैं यही बता रहा हूँ कि मुस्तफा खामनेई ने ये तो कसम खाई है कि बाप दादा, जो कहते हैं ना, बाप दादा माँ सबका बदला लेने के लिए तैयार हैं। मुस्तफा खामनेई इस मैदान में इसीलिए उतरेंगे। और वो ये युद्ध सिर्फ ईरान और तेहरान की नहीं है, ये युद्ध इनका भी है कि भाई तुमने मेरे बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, बहन भाभी को मार दिया, माँ को मार दिया, जब इनके बेटे की भी मौत हो गई, सबको। ये युद्ध अब अलग लेवल पे जाने वाला है। अच्छा, मुस्तफा खामनेई के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि मुस्तफा खामनेई वो शख्स हैं जो हैं तो अली खामनेई के बेटे, और जब अली खामनेई 1981 से 89 तक ईरान के राष्ट्रपति थे, तब वो, यानी कि मुस्तफा खामनेई जो हैं, ये उस वक्त इराक से जंग करने के लिए मोर्चे पर उतरे हुए थे, और तब ये IRGC यानी कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उसका हिस्सा थे, और तब उनकी उम्र थी सिर्फ 17 साल। अब 17 साल की उम्र क्या होती है, आप समझिए कि 17 साल में जो एक लड़का, एक बच्चा जो होता है, वो पढ़ रहा होता है, खेलने कूदने की उम्र होती है। उस दौरान उन्होंने जंग को देखा है, और जिस वो बटालियन में थे उसका नाम है हबीब इब्न मज़ाहिर बटालियन, जो IRGC की थी, और इस बटालियन का काम था इंटेलिजेंस गैदर करना। तो ये कई ऑपरेशन में शामिल रहे हैं, और समझते हैं कि जो मोर्चा होता है, खासकर ईरान या इराक के आसपास के जो वहाँ की टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और उन्हें मालूम है कि इस इलाके में जंग को कैसे लड़ना है। अच्छा, ये एक बड़ी बात है कि जब ये इस IRGC में शामिल होकर जंग लड़ रहे थे, तब दुनिया को इनके बारे में ज़्यादा मालूम था, क्योंकि खामनेई के बेटे थे, और जाहिर है कि उस टाइम भी ये टारगेट पे रहे होंगे कि एक राष्ट्रपति का बेटा जो है वो युद्ध लड़ रहा है। लेकिन जो वीडियो हमने देखा है उसमें साफ दिखा जाता है कि बहुत से सैनिक हैं, और उनके बीच में मुस्तफा खामनेई जो हैं वो मौजूद हैं, और किसी मोर्चे पे तैनात हैं। तो मुस्तफा खामनेई का आपको लगता है कि एक तरह से जो बहुत ही जो इनकी लीडरशिप है वो बहुत ही ठोक बजा के एक तरह से चेक की गई है, क्योंकि ईरान में जब इस तरह का सुप्रीम लीडर को चुनने वाली बात होती है, जब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो हैं वो जब कमेटी बैठती है और 88 लोग उसमें फैसला करते हैं कि कौन अब अगला ईरान का सुप्रीम लीडर बनने वाला है, तो उसमें बहुत सी खास बातें देखी जाती हैं। तो उसमें मुस्तफा खामनेई जो है वो नंबर 1 निकले हैं, और उनको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। देखिए, अच्छा, जब भी ऐसा कोई चुनाव होता है या कोई बड़ा लीडर मारा जाता है, तो ज़्यादातर अनुमान यही लगाया जाता है कि उनके बेटे बनेंगे। हम लोग भी स्टार्टिंग में यही अनुमान लगा रहे थे, लेकिन जब उनके बड़े बेटे, खामनेई के बड़े बेटे की भी मौत हो गई, तब हुआ कि ये अब क्या करें। नहीं, फिर उनके बड़े बेटे की मौत नहीं हुई है, वो उनके दामाद की मौत हुई। हाँ, दामाद की मौत होगी, माफ़ी चाहूँगा मैं। तो जब ये चीज़ें हुई तो फिर हुआ कि अब कौन बनेगा, अब कौन सुप्रीम लीडर बनेगा। फिर एक खबर आई कि जहाँ सुप्रीम लीडर का चुनाव हो रहा था, वहाँ पे इजराइल ने फिर अटैक कर दिया। तो मतलब चीज़ें सस्पेंस में चल रही थी। लेकिन जैसा आपने बताया कि 17 साल की उम्र से ही मुस्तफा खामनेई युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं, उनको पूरी तैयारी है, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग उनके दिमाग में अभी से ही रणनीति बन चुकी होगी कि उन्हें अमेरिका को किस तरह से, देखिए, ये तो ईरान प्रॉपर जानता है कि अमेरिका को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी एक भी ऐसी मिसाइल नहीं है उसके पास कि जो अमेरिका तक जा पहुंचे। इसीलिए हमेशा ईरान दूसरे देशों पे जो अमेरिका के सहायता करते हैं उन पे अटैक कर रहा है। अच्छा, मुस्तफा खामनेई जो है उनको लेकर ये है कि अभी आगे वो ईरान को कैसे चलाएंगे, क्या उनकी रणनीति होगी, वो ईरान में कौन से बड़े ऐसे फैसले लेंगे जो खामनेई के वक्त नहीं लिए गए, और अब वो इस तरह के फैसले ले सकते हैं। तो एक ये डॉक्यूमेंटेड बात है कि मुस्तफा खामनेई जो हैं उन्होंने जब पिछले कुछ सालों में जब ये चर्चा चली ईरान में कि भाई बम जो है, मतलब कि परमाणु कार्यक्रम जो है उसको इस लेवल पे ले जाया जाए कि क्या वहाँ पे बम बनाने की क्या गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि मुस्तफा खामनेई ने कहा कि अगर इस इलाके में, यानी कि इजराइल जो है उसके पास परमाणु हथियार हैं, तो ईरान के पास क्यों नहीं होने चाहिए, जब यहाँ पर ब्रिटेन,
फ्रांस और अमेरिका के अड्डे हैं, तब ईरान के पास परमाणु बम क्यों ना हो। ये उनकी ऐसी बात है, वो ये नजरिया ये बताता है उनका कि उन्हें परमाणु बम से कोई भी गुरेज नहीं है, और वो अगर कोई ऐसा फैसला लेते हैं तो ये ट्रंप और नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा झटका होगी, क्योंकि अभी तक जो अली खामनेई हैं उन्होंने एक तरह से फतवा दिया था और ये कहा था कि ईरान जो है परमाणु बम नहीं बनाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो हमने स्टार्टिंग में बात की कि पुतिन ने ईरान का पूरा साथ दिया, एकदम फ्रंट मोर्चे पे अब पुतिन आ चुके हैं, जिसका इंतजार भी चल रहा था। पुतिन ने आज रशिया ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि हम उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो आप ये समझिए ये युद्ध किस लेवल पे चल रहा है। ये प्रॉक्सी वॉर, एक तरह से तो ये प्रॉक्सी वॉर चल ही रहा है। ईरान के पास भी बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं जो उनके खिलाफ से, हिजबुल्लाह जैसे अचानक से हिजबुल्लाह ने भी अटैक किया, लेकिन पीठ पे जो जैसे वार करना है, जैसे अटैक करना है, जैसे ट्रंप आगे करके इजराइल को ईरान पे अटैक कर रहे हैं, वहीं अब ये युद्ध अलग मोड़ ले चुका है। अब ईरान, ये रशिया ने एकदम क्लियर कट कर दिया है कि कुछ भी हो हम ईरान का पूरा सहायता करेंगे, ईरान की हर जगह पे मदद करेंगे, उनको जो सहायता की ज़रूरत हो। पुतिन ने यह भी कहा है कि अगर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे अगर रेड लाइन जो कहा जाता है, रेड लाइन को अगर क्रॉस किया गया, हाँ, रेड लाइन को अगर क्रॉस कर दिया तो ये युद्ध में हम कभी भी रशिया उतर सकता है। अच्छा, ये हम देखें तो ये युद्ध इस समय 3 जोन में चल रहा है। एक तो ईरान है जहां पे उसको बहुत बड़ी मार पड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। हमने देखा है कि तेहरान में कैसे तेल के डिपो जला दिए गए, और इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त ईरान में जब हमला करता है अमेरिका या फिर इजराइल, तो उसको रोकने के लिए कोई ताकत वहां मौजूद नहीं है। उनका डिफेंस इस लायक नहीं है कि वो उस लेवल की जो तकनीक है उसको मैच कर पाएं और उसका मुकाबला कर सकें। लेकिन 2 जोन और हैं, और एक है इजराइल जहां पर ईरान जो है हावी है, क्योंकि ईरान जिस तरह मिसाइल मार रहा है वहां रोकने वाला कोई नहीं है। और तीसरा जोन है खाड़ी के देश। खाड़ी के देश में जो देश हैं, चाहे वो बहरीन हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, इन सभी जगह से ईरान ने एक तरफ से जितने भी अमेरिका के अड्डे हैं, उनको कहा जा रहा है, अमेरिका एक एक्सपर्ट है उन्होंने कहा है कि जितने भी अड्डे हैं उसको एक तरह से ईरान ने गाजा में तब्दील कर दिया, मतलब कि सब कुछ खत्म कर दिया है। चाहे उनके रडार हो, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम हो, उनके और जो फैसिलिटीज हैं, वो एकदम ईरान ने इस लायक नहीं छोड़ी है कि वहां से अमेरिका की फोर्स इस वक्त ऑपरेट कर सकें। तो इस वक्त ये स्कोर जो है हम देखा जाए तो ईरान और बनाम जो इजराइल और अमेरिका है, वो ये युद्ध जो है 2-1 से ईरान आगे है, क्योंकि वो इजराइल को ही मार रहा है, वो खाड़ी देशों को भी मार रहा है। हाँ, वो पिट जरूर रहा है लेकिन वो मार रहा है। अब इसमें यह है कि अभी आज के हमने विजुअल्स देखे हैं कि बंदर अब्बास जो ईरान का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, पोर्ट है, उसके करीब में ईरान का एक तेल टैंकर जो है उसमें हमला हुआ, और बहुत ही भयानक दृश्य। हाँ, दृश्य। और ये इस तरह का हमला करके एक तरह से अमेरिका ये बता रहा है कि अगर, क्योंकि ईरान पलटवार करेगा और फिर ऑयल फैसिलिटीज पर अगर हमला हुआ तो तेल के दाम जो हैं वो भयानक स्तर बढ़ जाएंगे। अब भी वो $100 के प्रति बैरल के तौर पे करीब करीब पहुंच गए हैं। अच्छा, यही चीज़ जो आप तेल पे अटैक करने के बाद तेल टैंकर पे अटैक वाली बात बता रहे थे, ईरान में ये, तेहरान में ये स्थिति है ईरान में कि सूरज नहीं निकल पा रहा है, पूरा धुआं हो गया काले। ये जो टैंकरों पे अटैक हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, उसके वजह से जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके वजह से पूरे आसमान में काले धुएं पैदा हो चुके हैं। हर जगह ना सूरज निकल रहा है। उसकी वजह से यही स्थिति है कि ना सांस लेने की स्थिति बन पा रही है अच्छे से, ना कोई कहीं घर से, यही तक आदेश दिया गया है कि भाई आप घर के अंदर रहिए, आप घर से बाहर मत निकलिए, कुछ भी हो सकता है। एसिड रेन की स्थिति हमने उत्तर भारत में देखा है कि एक्यूआई लेवल को लेकर कितनी दहशत रही है यहाँ पर। अब वहाँ सोचिए, आप सोचिए वहाँ 26 करोड़ लीटर जो है तेल जला दिया गया एक हमले में। और कितना वो दृश्य कितना भयानक है, आगे लोग खड़े हैं और कितना भयानक आग लगा हुआ है। आप ये समझिए कि वो एकदम एसिड रेन की स्थिति हो गई है वहाँ पे। मतलब अगर कोई आदमी निकल जाए और वो रेन, अगर वो एसिड रेन अगर उनके त्वचा पे गिर जाए तो वो जल जाएगी, पूरी चमड़ी जल जाएगी। अच्छा, ये हमला जो हुआ तेहरान में, ये बरसात वहाँ पे उसके पूर्वानुमान था और उसके पहले किया गया, मतलब कि आसमान में बादल होंगे, काले बादल होंगे, और जब ईरान में बारिश होगी तो उसका असर वहाँ की जमीन पे पड़ेगा, मतलब कि लोगों पे एसिड रेन होगी, और इसका असर वहाँ के जो बांध हैं, जो साफ पानी के जो स्रोत हैं, उस पर असर पड़ेगा। मतलब एक तरह से ईरान के ऊपर दोहरी मार पड़ी है। ये पूरी प्लानिंग है, अमेरिका और इजराइल की पूरी प्लानिंग इसी हिसाब से चल रही है कि हम ईरान के लोगों का जो मनोबल है, जो पुतिन ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि मुस्तफा खामनेई
जो तेहरान के, जो ईरान के लोग हैं उनका मनोबल बनाएंगे, उनको एक साथ करेंगे। ये यहाँ यही प्लानिंग है ईरान और ये इजराइल और ट्रंप की, कि जो तेहरान के लोग हैं, ईरान के लोग हैं, उनको तोड़े। लेकिन उनको वो जब तो जब तक टूटते हुए नजर ही नहीं आ रहे। हाँ। वो तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सड़क पे उतर रहे हैं। और अमेरिका को जो उम्मीद थी कि वहां सरकार के खिलाफ एक विद्रोह हो जाएगा, वो तो एक बहुत बड़े समर्थन की लहर और सुनामी आ गई है। आज ये विजुअल्स आए भी हैं, आज बहुत सारे एजेंसीज पे ये विजुअल आए हैं कि वहाँ के लोग जश्न मना रहे हैं। जो महिलाओं की बात हो रही थी, महिलाएं नाराज हैं, महिलाओं की भी विजुअल्स आ रहे हैं कि भाई वो नाच रही हैं, खुश हैं, अल्लाह अकबर इन सब के नारे लगा रहे हैं। तो मतलब ये माहौल एकदम अलग सा समझ में आ अच्छा, रहा है। इसीलिए हमने जो जिक्र किया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने जो छापा है कि भाई अमेरिका के लिए जंग बहुत मुश्किल होती जा रही है और वो एक तरह से हारता जा रहा है, क्योंकि अब ये जंग उसके काबू में नहीं है। और इस जंग के दौरान अगर ईरान अपना नया लीडर का ऐलान करता है और लगातार सस्टेन कर रहा है इतने दिनों तक की युद्ध में, तो इस तरह से अमेरिका ने जो गोल बनाया था कि भाई हम 5 से 6 दिन में इस युद्ध को जीत जाएंगे, खत्म फिर कर वो 6 हफ्ते हुआ और ईरान कह रहा है कि हम तो 6 महीने लड़ेंगे। अच्छा, हाँ, और अच्छा, ये लब्बैक सैयद मुश्तबा के बारे में जो ये हमने लिखा है, ये कहाँ से आया? इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में एक तस्वीर वायरल है। वो तस्वीर एक मिसाइल की है, उस मिसाइल में लिखा हुआ है लब्बैक सैयद मुश्तबा। अब लब्बैक का मतलब ये होता है कि सैयद मुश्तबा, हम आपके साथ हैं, आपके साथ। अब ये एक तरह से मैसेज है कि हम आप पे कुर्बान होंगे, हम आपके साथ लड़ेंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये मैसेज दिया जा रहा है और ये मैसेज मिसाइल पे लिख करके ये एक सिंबॉलिक उसमें कि भाई ये मिसाइल जो है इजराइल पे दागी जा रही है। तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि पूरा ईरान जो है इस वक्त जो नई लीडरशिप है उसके साथ है। और ये भी कि बड़ी बात यह है कि जब नाम का ऐलान हुआ उसके 2 घंटे के अंदर इजराइल पे बहुत बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है जिसको वो रोकने में नाकाम रहा। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जैसे अभी ये मुस्तफा खामनेई की जो ताजपोशी हुई है, वो सुप्रीम लीडर बने हैं, उसके बाद जैसे पुतिन का बयान है वैसे ट्रंप का भी बयान है कि मैं खुश नहीं हूं, मैं इससे नाराज हूं। तो ये तो देखिए जाहिर सी बात है कि भाई ट्रंप नाराज ही होंगे, ट्रंप नाराज है इसीलिए ये युद्ध छेड़ा हुआ है। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ईरान उनके काबू में आ जाए। वो जानते हैं कि ईरान मानने वाला नहीं है, ईरान भी जानता है कि भाई इतनी आसानी से हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उसे ये पता है कि हम ये युद्ध जब तक चाहें तब तक खींच सकते हैं, हम उनके जो शर्तों पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे ये समझाइए कि ट्रंप आखिर चाहते क्या है? ट्रंप किस तरह के नेता को वहां चाहते हैं? ट्रंप कैसा कंट्रोल चाहते हैं ईरान? देखिए, ट्रंप चाहते थे कि कोई उनका था मकसद ये था कि 6 दिन में सब कुछ वो सब खत्म कर देंगे और फिर वहाँ विद्रोह होगा, फिर वो वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति को लाके बिठा देंगे जैसे रजा शाह पहलवी जो हैं, शाह रजा पहलवी, उनका नाम था कि भाई वहाँ उनको भेजा जाएगा और वो फिर वो एक सरकार बनेगी और जिसकी वो लीडरशिप जो है उनके पास रहेगी। लेकिन ये पूरा प्लान जो है ये पूरी तरह फेल हो गया और अब इतने दिनों की जंग के बाद ये बात साफ है कि ट्रंप जो है इस जंग को लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जो उनके सेनाध्यक्ष लगातार वार्निंग दे रहे थे, पेंटागन से ये बार बार वार्निंग आ रही थी कि आप ये जंग अगर करेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, वो ईरान ने करके दिखा दिया है और बहुत अच्छी तरह करके दिखाया है। अब अगले दौर की जो लड़ाई इसमें हम देखेंगे, जैसे कि पहले से बात सामने है कि कौन कितनी देर तक लड़ेगा, कौन कितनी देर तक अपने को बचा पाएगा। ये जंग इसी तरफ बढ़ेगी। इजराइल के पास क्या अब खुद को बचाने के लिए इंटरसेप्टर हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि अब ईरान की जो मिसाइल गिर रही हैं इजराइल के ऊपर, उन्हें रोकने के लिए अब कोई इंटरसेप्टर बाकी नहीं है। कोई अब ईरान ने क्लस्टर मिसाइल दागनी शुरू कर दी है, क्लस्टर बॉम्ब्स दागे। हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये क्लस्टर बम की, यही मैं इस पे चर्चा करना चाहता था। ये बम ऐसे हैं कि अगर आप उस पर अटैक भी करते हैं, वो एक तो छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा भारी होते नहीं हैं, अगर आप उन पे अटैक भी करता है इजराइल या अमेरिका उन पे अटैक भी करता है तो वो छितरा के बहुत सारे अमाउंट में हो जाते हैं और उसके बाद वो एक बम की चादर की तरह एक इलाके में गिरते हैं। अगर एक बम कहीं, अगर एक नॉर्मल मिसाइल कहीं पे गिरता है तो एक कुछ अमाउंट तक का ब्लास्ट करेगा या तबाही मचाएगा, लेकिन क्लस्टर बम की ये खासियत है कि वो अगर उस पर अटैक हुआ तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में और ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, जैसे कि हमें विजुअल्स में दिखे भी हैं कि वो एकदम टूटते हुए तारे की तरह एकदम वो उल्का पिंड जो फूट रहा है वैसा दिखा। ऐसे मिसाइल का, ऐसे बॉम्बलेट्स का, ऐसे क्लस्टर बम्स का डिफेंस भी बिल्कुल कुछ नहीं है। और इजराइल इस वक्त
हमले तो कर रहा है ईरान के ऊपर, वो जब चाहे तेहरान पे, शिराज पे, इस्फहान पे हमले कर देता है, लेकिन उसके पास खुद को बचाने के लिए जो जरिए हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन सामने है ईरान। ईरान में इस्फहान में अटैक हुआ और इस्फहान में जब लोग मुश्तबा खामनेई के समर्थन में हज़ारों की तादाद में नक्श जहां जो एक जगह है, इस्फहान बहुत खूबसूरत शहर है, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में माना जाता है ईरान का इस्फहान, और वहाँ के नक्श जहाँ जो इमारत है 16वीं 17वीं शताब्दी की, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। उसी के पास इजराइल या अमेरिका के विमान ने एक बम गिराया, लेकिन उस बम गिरने के बावजूद लोग वहाँ से भागे नहीं और उन्होंने मुश्तबा खामनेई के समर्थन में और ज़्यादा नारेबाजी तेज़ कर दी। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो बंकर में जा रहा है, बंकर में भाग रहा है, लेकिन ईरान में लोग जो हैं जानते हुए कि किसी भी वक्त अमेरिका का बंकर बस्टर बम या कोई भी बड़ा बम जो है उनके ऊपर गिर सकता है, वो सड़कों पर हज़ारों की तादाद में निकल रहे हैं। और अब ये युद्ध है, मेरा मानना है कि ये युद्ध जो है ये लोगों की हिम्मत या देश की हिम्मत जो है वो लड़ेगी, वो तय करता है, तय कर दिया। हाँ, अमेरिका में ट्रम्प जो है उनके खिलाफ एक तरह से माहौल बनना शुरू हो गया है, लोग वहां पे खुश नहीं है। ईरान में लोग जो हैं वो सरकार के साथ हैं। तो अब देख लिए कि अमेरिका वर्सेस ईरान क्या मूड हो रहा है पब्लिक जैसे कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि एक आर्मी के वेटरन नेवी, वो मरीन, यूएस के मरीन वेटरन आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने विरोध किया कि इजराइल ये युद्ध चाहता है, हम नहीं चाहते। वही माहौल है अमेरिका में भी, यही माहौल है ट्रम्प के खिलाफ। ट्रम्प के बोला जा रहा है, हर कोई कह रहा है, जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हम ये युद्ध नहीं चाहते। लेकिन ट्रम्प के अब ईगो पे चीज़ें आ चुकी हैं। आप ये सोचिए कि ईरान ने, ये ट्रम्प जानते हैं कि ईरान मानने को तैयार नहीं है, जिस लेवल पे युद्ध ये चल रहा है वो कंट्रोल इतना जल्दी होगा नहीं। ट्रम्प ने जो चाहा वो पॉसिबल हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी अगर ये युद्ध चल रहा है, और जैसे कि आपने बोला कि वो B-2 बॉम्बर कभी भी ईरान के लोगों के ऊपर गिर सकता है, लेकिन वो फिर भी रोड पे आ रहा है, वो सड़क पे आ रहा है। लेकिन यहाँ उल्टा एक और चीज़ हो रही है कि इजराइल के ऊपर अब घुस के जो बंकर्स में जितने भी, जो कहा जा रहा है कि इजराइल के जो सैनिक है वो मारे गए, बंकर में वो छुपे हुए थे, उनके ऊपर ईरान ने मिसाइल दाग दी। तो स्थिति है कि अब ईरान घुस के मार रहा है। अच्छा, अब ये है कि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उसमें हम देखें तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ईरान की मिसाइलों से नहीं डरेंगे, अब वो डरेंगे तेल के दामों से। तेल के दामों से अब तेल के दाम जो हैं, आशंका जताई जा रही है कि अभी तो $100 प्रति बैरल हो गया है और जंग तेज होगी, आगे बढ़ेगी, और हॉर्मुज अगर और ज़्यादा मतलब कि वहाँ पर खींचतान होती है, हमले होते हैं, तब ये सप्लाई जो है तेल की वो पूरी तरह बंद हो जाएगी। और रिफाइनरी जो है वहाँ की पहले ही उन पे हमले हुए हैं, तो अगर तेल की सप्लाई रुकेगी तो बम से खतरनाक तो तेल बन जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं बताऊंगा, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अमेरिका का जो टोटल जो वो है आर्मी का जो बजट है वो कितना है, वो 89 या 90 बिलियन डॉलर ऐसा कुछ है। 800 बिलियन डॉलर, हाँ, 800 बिलियन डॉलर ऐसा कुछ है। और अमेरिका को अभी से ही बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया है। ईरान के जितने भी मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं वो छोटे छोटे हैं, थोड़े थोड़े ज़्यादा कुछ लाखों में बनते हैं, कोई 15 लाख में बन रहा है, कोई 20 लाख में बन रहा है। लेकिन जो अमेरिका के जो और इजराइल के जो मिसाइल सिस्टम, जितने भी सारी चीज़ें तबाह हो रही हैं, वो बिलियंस में बन रहे हैं, वो बिलियंस के। तो अमेरिका को ईरान कड़ी टक्कर दे रहा है। यहाँ स्थिति है कि अब ट्रम्प कंफ्यूज है कि मैं करूँ क्या। अगर पीछे कदम कर लूँगा तो बेइज्जती हो जाएगी, अगर इसमें डटा रहूँगा तब भी बेइज्जती तो हो ही रही है। तो ट्रम्प को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रम्प बस अभी शांत है कि भाई कुछ एक ऐसा चीज़ मिले जिससे हम ईरान को कंट्रोल कर पाएँ। लेकिन जैसा कि आज सुप्रीम लीडर का वो चयन हुआ है, सुप्रीम लीडर नए बने हैं, ये लग नहीं रहा है कि युद्ध इतना जल्दी थमने वाला। अच्छा, अमेरिका की और इजराइल की कोशिश है कि वो नई लीडरशिप को भी ख़त्म कर दें, और इजराइल धमकी दे चुका है, नेतन्याहू कह चुके हैं कि जो भी नया लीडर बनेगा या बनाएगा हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो नई लीडरशिप है मुश्तबा खामनेई, उन पे ख़तरा नहीं है, वो बिल्कुल ख़तरे में होंगे, और इजराइल और अमेरिका उनको ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रहा होगा, और जो भी हथियार उनको चाहिए होगा इस तरह के एग्जीक्यूशन के लिए, जैसे कि उन्होंने अली खामनेई जो हैं, आयतुल्लाह अली खामनेई सुप्रीम लीडर, उनको मारा था, वो कोई भी गुरेज नहीं करेंगे मुश्तबा खामनेई को मारने के लिए भी। ईरान के लिए अब इस बार सबसे बड़ी चीज़ अब क्या होगी कि जैसे खामनेई की मौत हुई तो उसमें क्या कहा जा रहा था कि घर का ही आदमी, किसी अंदर के ही आदमी ने ये सारी डिटेल्स लीक करी थी कि कहाँ पे खामनेई है। ईरान के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा होगी कि पहले जो मुश्तबा खामनेई के आसपास जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं, वो कौन है,
कितने भरोसेमंद हैं, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ईरान को बहुत ज़्यादा इस बार बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि पुतिन ने, रशिया ने साफ साफ कहा है कि अगर जो वो है रेड लाइन है, अगर उसे क्रॉस किया गया, जो जैसा मैंने पहले बताया रेड लाइन क्रॉस किया गया, और अगर मुस्तफा खामनेई के ऊपर हमला माना तो हम मानेंगे कि ये रशिया के ऊपर हमला है और हम इस युद्ध में कभी भी उतर जाएंगे। तो आप समझिए कि रशिया भी एकदम प्री प्लान्ड है, जैसे कि हम भी दिखा रहे हैं कि रशिया पूरे एकदम फुल मूड में 100% से पूरी समर्पित ईरान के लिए है। उनको जो सहायता चाहिए वो सहायता देंगे। उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई अगर जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, सारी चीज़ें, अमेरिका के जो युद्धपोत हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम उनको डिटेल दे ही रहे हैं। अगर अब कोई हमला होता है तो हम ईरान के साथ हैं, फ्रंट पे खेलेंगे। देखिए, इस वक्त ईरान की हालत जो है वो ऐसी है कि नाजुक तो है, हम ये कहें कि ईरान जो है वो हमले झेल भी रहा है, मार भी रहा है, लेकिन ईरान की हालत इस वक्त नाजुक है और उसके लिए बड़ी दिक्कत ये है कि उसको साथ देने वालों में जो उसके आसपास के पड़ोसी देश हैं वो बिल्कुल नहीं हैं, वो उनके खिलाफ ही हैं। और ये एक तरह से ऐसा एक माहौल जो है, पूरा एनवायरनमेंट जो है, रीजनल एनवायरनमेंट जो है, वो हर तरफ से ईरान के ख़िलाफ़ है। कोई भी देश इस वक्त जो है वो ओमान के अलावा ईरान की तरफ या ईरान से थोड़ा बहुत, हम ये कहें कि उनसे थोड़ी हमदर्दी रखने वाली बात जो है वो और किसी देश में नहीं रही है। सब एक तरह से ईरान के खिलाफ एक तरह से प्लॉट जो है युद्ध का उसमें शामिल रहे हैं। अच्छा, यही चीज़ जो आप बता रहे हैं कि इसमें लेकिन ईरान ने कोशिश की थी, ईरान ने कहा था कि भाई अब मैं हमला नहीं करूंगा, लेकिन आपको भी ये वादा करना होगा, आपको भी ये सुनिश्चित करना होगा कि भाई आप अमेरिका इजराइल की सहायता नहीं देंगे। अगर आपके किसी भी इलाके से, जैसे यूएई, दुबई, इन सब जगहों पे जो ईरान अटैक कर रहा है, वहाँ से अगर दोबारा अटैक होता है ईरान पे तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन स्थिति यही दिख रही है कि कोई भी आस पड़ोस का आदमी साथ नहीं दे रहा। युद्ध में यही चीज़ है जो मैंने बोला कि युद्ध में उतरना आसान है, उतर तो आप गए, जैसे ट्रंप भी उतर गए, लेकिन ट्रंप उसको खत्म नहीं कर पा रहे। युद्ध खत्म करने के लिए एक प्रॉपर रणनीति चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए जो अभी ट्रंप के पास नहीं है, और इसीलिए उनको भगवान की आवश्यकता पड़ इसमें वो नेतन्याहू की जो उन्होंने नेतन्याहू की बात ज़्यादा सुनी, अपनी फौज की बात नहीं सुनी। हाँ। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे और बताएंगे कि ईरान इस वक्त 2-1 से आगे तो है, लेकिन साथ में अमेरिका जो है उस स्कोर को बराबर करने की कोशिश करेगा और उसकी कोशिश होगी कि वो मुश्तबा खामनेई को उन पर हमला ज़रूर करे। और इसलिए अब देखना जाएगा कि क्या मुश्तबा खामनेई पब्लिक के सामने आते हैं, क्या वो अमेरिका के इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और क्या उनकी नीतियां क्या होने वाली हैं। वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो ईरान का युद्ध है वो इसे आगे कैसे ले जाएंगे।